NCERT बुक इतिहास कक्षा 7वीं अध्याय 4। अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्यों का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगिता उज़बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनकी इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526-1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करें कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और ओहम सिक्कों एवं मेवाड़ और मरवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रह से दिक्कर में युद्ध का अंत हो पाया? उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी वे सहदायदा की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिनमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्गारों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने
स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनको मुगलों के घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करने के उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते थे, परंतु जब ये हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 के देखिए। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मानित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्गों में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मानित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद 1, पद 2, वेतन एवं 3 सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तराधित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनपसदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनपसदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और तो तकरीबन युक्ताओं के समान थी। परंतु मनपसदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों के संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ही यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्ता और जमींदार। जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप जागीरदार रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यमस्तों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर
शक्तिशाली सरदार हो। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमस ने 10 साल 1530-1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं सदी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फज्ल की अकबरनामा विशेषकर आईने ए अकबरी में मिलता है। अबुल फज्ल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। जैसे कि बख्शी, सदर और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री फौजदार और कोतवाल का। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकर में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेसुइट पदवाधारियों, रोमन और जरमदुश्मन के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मत्ताबंधा पर बदल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह ये कुलिया सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे।
कुल मनफसदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनफसदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों को किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अधिक शक्तिशाली हो गई। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 28वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 4 मुगल साम्राज्य समाप्त। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5। तब तक धन्यवाद।